हेलो फ्रेंड्स, स्टडी रूम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो इसे हम दो अर्थों में देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था और दूसरा है कि उसकी प्रक्रिया कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। तो ये जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हैं, रेड कलर का एरिया, ये पूरा का पूरा अकबर की मृत्यु तक 1605 ईस्वी में अकबर ने इस भूभाग पे कब्जा कर लिया। इस पूरे भूभाग पे मुग़ल साम्राज्य था। और 1707 ईस्वी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक मुग़ल साम्राज्य, ये जो ग्रीन ब्लू कलर में लाइट ब्लू देख रहे हैं, इस भाग और इस भाग, ये टोटल मुग़ल साम्राज्य था। तो ये जो ब्लू वाला भाग है, इसे अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इससे विस्तार किया। तो ये टोटल जो भूभाग देख रहे हैं, ये टोटल भूभाग 1707 औरंगजेब की मृत्यु से पहले का था। तो जो मुग़ल साम्राज्य वर्तमान भारत के क्षेत्रफल से कहीं अधिक क्षेत्रफल पे औरंगजेब के शासनकाल तक फैल चुकी थी, आखिर उसका पतन कैसे हो गया, कैसे, किस कारण से, क्या कारण रहे कि मुग़ल साम्राज्य दिल्ली के आसपास सिमट गई और फाइनली समाप्त हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र मुग़ल का अंतिम शासक था। उसका साम्राज्य दिल्ली और कुछ स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे साम्राज्य विघटन के। तो सबसे पहले तो ये औरंगजेब है, इसकी गलत नीतियाँ ने राजपूतों, मराठों और सिखों, जाटों को नाराज़ कर दिया, क्योंकि यह बहुत ही क्रूर था और बहुत ही निरंकुश था। यह गैर मुस्लिमों के प्रति इसका व्यवहार जो था, बिल्कुल ही अनुचित व्यवहार था। इसने जजिया कर की शुरुआत कर दी। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लेने वाला कर था। मुस्लिमों के अलावा जितने भी संप्रदाय के लोग, जाति इसके साम्राज्य में थे, उसे एक अलग कर, जजिया कर देना इसने शुरू किया। आखिर आप जो ये भूभाग देख रहे हैं, जिसे बहुत हद तक औरंगज़ेब ने इस विस्तार में अपनी भूमिका निभाई, तो ये भूभाग यूं ही तो नहीं बढ़ गए होंगे। इसके लिए औरंगज़ेब को बहुत बड़ी सेना बनाना पड़ा, क्योंकि औरंगज़ेब जानता था कि एक सशक्त सेना से ही साम्राज्य की सुरक्षा की जा सकती है और उसका विस्तार किया जा सकता है। तो अब बड़ी सेना रखने के लिए, चूँकि खर्च भी बड़े होते हैं, क्योंकि उसके रख रखाव, उसके हथियार, घोड़े, हाथी वगैरह वगैरह, और ऊपर से युद्ध, क्योंकि साम्राज्य विस्तार करना है तो पड़ोसी राज्यों से युद्ध करना पड़ेगा, उसका साम्राज्य पे आधिपत्य करना पड़ेगा। तो हमेशा युद्ध, लड़ाइयाँ होती रही। तो युद्ध में होने वाले अनावश्यक खर्च साम्राज्य के कोष पे बहुत दबाव डाल रहा था, और उसको पूरा करने के लिए औरंगज़ेब ने एक जजिया कर, एक्स्ट्रा कर गैर मुस्लिमों से लेना प्रारंभ किया, जिसके कारण गैर मुस्लिम जनता, गैर मुस्लिम सरदार इससे नाराज हो गए। तो ये औरंगज़ेब की सबसे बड़ी गलती थी। ये अकबर, जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, उसे औरंगज़ेब ने फिर से चालू कर दिया। अकबर दूरदर्शी था, वह जानता था कि बाकी संप्रदाय के लोगों और सरदारों को मिला के चला जाता है, लेकिन औरंगज़ेब ने अपने नीति अकबर के विरुद्ध किए और जजिया कर की शुरुआत कर दी, जिसके कारण बाकी सरदार नाराज हो गए इनसे। अराजकता और युद्ध, चूँकि साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हमेशा होते रहता था, और युद्ध में घोड़े, हाथी, सैनिक, हथियार, तोप, बारूद, गोला, सब का खर्च हमेशा
साम्राज्य के कोष पे पड़ रहा था, जो कि कोष को धीरे धीरे खजाना को खाली करता जा रहा था। और अराजकता और युद्ध के कारण जनता भी परेशान रह रही थी मुगल साम्राज्य से, मुगल बादशाह से। उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। औरंगजेब ने खुद उत्तराधिकार पाने के लिए अपने भाइयों के साथ युद्ध किया। कहते हैं औरंगजेब अपने 3 भाइयों की हत्या कर दी थी साम्राज्य पाने के लिए। दारा, शुजा और मुराद उनके 3 भाई थे। उनको युद्ध में पराजित किया औरंगजेब, उसकी हत्या करके उत्तराधिकार मुगल साम्राज्य का हासिल किया था। और औरंगजेब ही क्यों, इस उसके पहले भी जहांगीर और शाहजहां उत्तराधिकार का युद्ध कर चुके हैं, और औरंगजेब के बाद तो यह सिलसिला चलता ही रहा। बहादुर शाह प्रथम को युद्ध करना पड़ा, फर्रुखसियार को युद्ध करना पड़ा, मोहम्मद शाह को युद्ध करना पड़ा, और सब राजकुमार अपने अधिकार पाने के लिए हमेशा युद्ध करते रहते थे, जिसने दिल्ली को त्रस्त कर दिया। जनता परेशान हो गई, और युद्ध में जो खर्चे होते थे, सैनिकों की मृत्यु और जो भारी दबाव साम्राज्य पे पड़ रहा था, वो अलग था। और इस युद्ध के बाद भी जो भी उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। फर्रुखसियार आया, उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। महमूद शाह, उत्तरवर्ती मुगल काल में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने का श्रेय महमूद शाह को जाता है, जो 29 वर्ष तक शासन किया। 29 वर्ष के शासन के दौरान भी इसने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सका, क्योंकि इससे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। यह मिजाज से रंगीला था। शासन प्रशासन में इसकी रुचि कम, स्त्रियों के प्रति ज़्यादा रुचि रहती थी। यह हमेशा स्त्रियों के साथ नृत्य, डांस, बहुत सारी गाना, गीत, संगीत में इसकी रुचि ज़्यादा रहती थी। ये हरम में ज़्यादा टाइम बिताता था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसे इसकी रंगीली प्रवृत्ति के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। और यह साम्राज्य दरबार में कम, हरम में ज़्यादा पाया जाता था। और इधर शत्रु इसके साम्राज्य का अतिक्रमण करते जा रहे थे। तो उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध के बाद जो भी उत्तराधिकारी बनते थे वो अयोग्य ही हुए, और शासन बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं सके, क्योंकि उनकी रुचि प्रशासन में कम, बाकी कार्यों में अधिक होता था। अब मुगल साम्राज्य की जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि शक्ति का हस्तांतरण 2 वर्गों में हो गया था। राजा तो मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश का राजा होता था, लेकिन 2 वर्गों में शक्तियाँ डिवाइड हो गई। एक जमींदार के पास शक्तियाँ थी और एक कुलीन वर्गों के पास था। तो ये जमींदार क्षेत्रीय स्तर पे प्रशासन का काम देख करते थे। जमींदार क्षेत्रीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे करों का संग्रहण करते थे, और क्षेत्रीय स्तर का प्रशासन का देखरेख का कार्य करते थे। तो जनता से डायरेक्ट संबंध जमींदारों का होता था, आम जनता से। और ये जो कुलीन वर्ग था, दरबार में बड़े बड़े व्यापारी, मंत्री, सूबेदार और मनसबदार, इन सभी का वर्चस्व बहुत बढ़ चुका था। तो ये सब कुलीन, जिसे कुलीन वर्ग कहा गया, जो जिनका दरबार में बहुत बड़े बड़े ओहदे और आकर्षक पद पे जो थे, व्यापारी, मनसबदार और सूबेदार किसी प्रांत का, तो इनका वर्चस्व दरबार में बहुत अधिक था। राजा की अपनी शक्ति और जमींदारों और कुलीनों के बीच समन्वय के कारण ही प्रशासन चलाया जा रहा था। तो चूँकि राजा अब जो बनने लगे थे परवर्ती मुगल काल में, वो तो अयोग्य साबित हुए। इस प्रकार स्थानीय स्तर पे जमींदारों का और दरबार में और प्रांतीय स्तर पे कुलीन वर्गों का प्रभुत्व बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था। बहुत लोग स्वतंत्र होना भी शुरू कर दिए थे। तो कुलीन वर्ग का प्रभाव दरबार में इतना अधिक था कि मुगल शासन व्यवस्था को कुलीन वर्गों का शासन भी कहा जाता है।
अब चूंकि बार बार युद्ध हो रहे थे, कुलीन वर्ग स्वयं स्वतंत्र हो रहे थे, अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, और जमींदार चूंकि जनता पे अतिरिक्त कर थोपे जा रहे थे पर्सनल लाभ के लिए। तो अपने लाभ के लिए जनता, किसानों पे, आम जनता पे अलग अलग प्रकार का टैक्स और भारी कर, क्योंकि इन सबों की ये सब विलासिता का जीवन जीना पसंद कर रहे थे। इनको जनता के विकास से कोई लेना नहीं देना नहीं था, इन सबको अपना अपना खजाना भरना था। तो ये गरीब जनता से भारी कर ले रहे थे, जिससे किसान और आम जनता कर के बोझ से दबे जा रहे थे। साम्राज्य की विघटन का शुरुआत किस प्रकार हुआ? अब तक तो आपने कारण देखा कि क्या कारण रहे कि साम्राज्य का विघटन हो रहा था। तो 1724 ईस्वी में निजाम इल मुल्म, जो कि मोहम्मद शाह का वजीर था, मोहम्मद शाह का ये निजाम इल मुल्म है जो मोहम्मद शाह का वजीर था। चूँकि ये मोहम्मद शाह को शासक बनने में सहायता प्रदान किया था, और एक सैयद बंधु का आप नाम सुनेंगे, सैयद बंधु का, तो उसको निपटाने में मोहम्मद शाह उन सैयद बंधुओं को मारने में और उसको रास्ते से हटाने, सैयद बंधु को शासक निर्माता के नाम से मुगल काल में जाना जाता है, तो इसे रास्ते से हटाने के लिए मोहम्मद शाह का इन्होंने मदद की थी, जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने इसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। ये दक्कन का जो एरिया था यहाँ पे सूबेदार बना दिया गया। अब ये मोहम्मद शाह क्या को वजीर, जो मोहम्मद शाह का वजीर ये निज़ाम थे, इनको यहाँ का सूबेदार बना दिया गया। और ये क्या किए, 1724 ईस्वी में जब यहाँ सूबेदार बनकर आए दिल्ली से यहाँ पे, तो ये खुद को स्वतंत्र समझने लगे। हालांकि ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रति वफादार तो थे, लेकिन व्यवहार में ये स्वतंत्र हो चुके थे। औपचारिक व्यवहार बनाए रखें, और समय समय पे इन्होंने टैक्स दिया, मुग़ल बादशाह को टैक्स दिया, लेकिन यहाँ पे स्थानीय प्रशासन स्वतंत्र हैदराबाद का इन्होंने गठन कर दिया, जिससे ये क्षेत्र 1724 के बाद स्वतंत्र होने लगे। अब जब ये हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, तो अब देखा देखी, जैसे एक भेड़ गिरा कुएं में, तो सबके मन में क्षत्रिय प्रांतीय जो सूबेदार थे, सब तो मुग़ल बादशाह से अंदर ही अंदर खपा हो ही रहे थे, सब स्वतंत्र होना चाह ही रहे थे। तो 1740 में बंगाल, 1750 में अवध और पंजाब, फिर गुजरात, इस प्रकार सब स्थानीय शासक अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। हालांकि इनमें से कुछ टैक्स देते थे, लेकिन अपना अलग शासन व्यवस्था चला रहे थे। और जिस प्रकार मुग़ल शासक का इन सब क्षेत्रों पे अपना डायरेक्ट जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया। नाम मात्र के ये मुग़ल के अधीन रह गए थे, लेकिन व्यवहार में ये सब स्वतंत्र हो चुके थे और अपने अपने अनुसार शासन चला रहे थे, अपने अपने आदमियों को यहाँ पे नियुक्त कर रहे थे। जिस प्रकार मुग़ल शक्तियों का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। यहाँ पे क्षत्रिय राजा मुग़ल से बैर निकाल रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, लेकिन टैक्स दे रहे थे। अब उसी समय 1738 में फारस का जो शासक था, फारस वर्तमान ईरान को फारस उस समय बोलते थे, फारस का शासक नादिर शाह था। ये नादिर शाह है जो 1738-39 में इस रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते होता हुआ भारत पे आक्रमण कर दिया। उस समय मुग़ल भारत जो देखें, मुग़ल काल में भारत का कुछ इस प्रकार मैप था। ये वर्तमान मैप तो था नहीं, उस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्षेत्रफल भी मुग़ल के अंदर आता था। तो ये फारस का शासक यहाँ पे हमला कर दिया
आक्रमण कर दिया। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हुआ। 1738 में ये लाहौर का जो यहाँ पे क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया नादिर शाह। और 13 फरवरी 1739 करनाल, दिल्ली के आसपास ही करनाल, दिल्ली से सटा हुआ करनाल एक क्षेत्र है जहाँ पे मुगल सेना 13 फरवरी 1739 को पराजित हो गई। अब क्या था, क्योंकि आस प्रांतीय शासक तो स्वतंत्र हो ही रहे थे, मुगलों की सत्ता को चुनौतियाँ बार बार मिल ही रही थी, मुगल शक्तियाँ कम गई थी, मुगल सेना उतने आधुनिक और प्रशिक्षित नहीं थे, और अपने ही घर दिल्ली के पास ही मुगल सेना 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह के द्वारा पराजित हो गई। कहते हैं कि मोहम्मद शाह को, क्योंकि दिल्ली के पास ही नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। करनाल में मुगल सेना पराजित हुई 13 फरवरी को, तो मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन के साथ 70 करोड़ और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया, और वो अपने लूट से इतना प्रसन्न था कि वापस जाने पे फारस, जब वो ईरान पहुंचा, वर्तमान ईरान, उस समय फारस, तो अपने फारसियों, अपने जनता को 3 वर्षों तक के लिए कर से मुक्त कर दिया। इतनी संपत्ति लूट कर ले गया, मयूर सिंहासन और कोहिनूर को लूट कर ले गया था। और चूंकि दिल्ली में के आसपास ही मुगल सेना पराजित हुई, तो दिल्ली को तहस नहस किया, जनता को लूटा, कत्लेआम मचाया और शहर को तबाह कर दिया, और शासक भी बंदी बन गए थे। अब मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली भी क्यों पीछे रहे? इसने अफ़गानिस्तान के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक मराठों के बीच हुआ था। हमने आपको बताया कि सारे प्रांतीय शासक व्यवहार में स्वतंत्र हो रहे थे, लेकिन मुगल के प्रति इतने वफादार अभी भी थे कि वो टैक्स यहाँ पे दे रहे थे। तो हुआ क्या, अहमद शाह अब्दाली ने जब अफ़गानिस्तान का क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, तो उसके कुछ समय बाद, चूँकि मराठों की भी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, मराठे भी इधर से अपने विस्तार कर रहे थे, विस्तार की नीति के दौरान मराठे भी अहमद शाह का यहाँ पर एक सहयोगी शासन कर रहा था। अहमद शाह वापस ईरान चला गया था, वापस फारस अपना देश लौट गया था, तो मराठों ने क्या किया, अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और इसी कब्जा के कारण अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जो बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय राजा थे मुगलों के, उनके संरक्षक और सहायक मराठा थे, उनके बीच युद्ध हुआ। 1757 की प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई। उस समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। हालांकि व्यवहार में ये स्वतंत्र था, लेकिन मुगलों के प्रति वो टैक्स अदा कर रहा था, टैक्स पे कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, 1757 आया, सिराजुद्दौला, चूँकि अंग्रेज़ भी उस समय बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और अपनी महत्वाकांक्षा का लगातार वृद्धि करते जा रहे थे, और आसपास के क्षेत्रों को जहाँ भी हो रहा था वो जीतते जा रहे थे, चाहे युद्ध से हो, छल से हो, या आपसी फूट फाट करवा के वो क्षेत्र को जीत रहे थे। तो 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज़ों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया।
अब अंग्रेज़ों ने कब्जा करके बंगाल को लूटना शुरू किया, बंगाल पे आधिपत्य कर लिया, बंगाल के खजानों को अपने अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रही सही कसर सिखों ने पूरा कर दिया। उस समय पंजाब का इलाका, पंजाब यहाँ का इलाका, दिल्ली, सिखों ने इस एरिया में, पंजाब के इलाके में अपने क्षेत्र का उदय किया, अपने साम्राज्य का उदय किया। और साम्राज्य विस्तार के दौरान चूँकि सिखों का यहाँ पे कब्जा हो गया पंजाब में, तो इस प्रकार इस रास्ते से जो मुग़ल साम्राज्य का व्यापार होता था बाकी राज्यों से, बाकी प्रदेशों से, उस व्यापारिक मार्ग को ही इसने कट कर दिया। तो रही सही कसर सिखों ने विद्रोह करके पूरा कर दिया, पंजाब पे कब्जा कर दिया और व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया तथा मुग़ल व्यापार को, मुग़लिया व्यापारी जो थे उनको लूटपाट करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार मुग़ल का खजाना दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था, सैनिकें घटती जा रही थी और शक्तियाँ छिजती जा रही थी। अंत में बाजार बंद हो गए, लोग बेरोजगार होकर दिल्ली छोड़कर जाने लगे, शहरें तबाह हो गई थी और व्यापार और उद्योग बंद हो जाने के कारण केंद्रीय शासन अपनी शक्ति खो दी। और इस प्रकार जो 1605 में कुछ साम्राज्य इस प्रकार था, 1707 में इस प्रकार था। मोहम्मद शाह के बाद धीरे धीरे चूँकि आप देख चुके हैं सब साम्राज्य स्वतंत्र होते जा रहे थे और अंग्रेज भी धीरे धीरे पराजित करते जा रहे थे। 1761 में पानीपत की लड़ाई हो, चाहे 1764 में बक्सर की लड़ाई हो या 1757 की प्लासी की लड़ाई हो, और सिखों आपसी भेदभाव के कारण मुग़ल साम्राज्य टूटती चली गई। और लास्ट जो मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र कहते हैं, उसकी जो सीमा थी दिल्ली के आसपास, दिल्ली से पालम तक कुछ स्क्वायर किलोमीटर में सिमट कर रह गई, बिना उनकी सेनाएं छीन ली गई और वो नाम मात्र के राजा रह गए। बाद में 1857 जब आया, 1857 में मुग़ल बादशाह के पद को ही समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार मुग़ल शासन का पतन हो गया।